नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी में सरकार और संगठन में बैठकों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके पहले लखनऊ संघ कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की बैठक हुई। तकरीबन 3 घंटे तक चली इस बैठक में संघ के नेताओं के साथ बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। सुबह भी दोनों नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ बैठक की थी। तो 1 महीने में दूसरा दौरा, केंद्रीय पदाधिकारियों का 1 महीने के अंदर ये दूसरा यूपी का दौरा है। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह 31 मई को भी लखनऊ आए थे। 6 जून को भी लखनऊ आए थे। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से यहां पर मुलाकात की थी। राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिले थे। दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ भी अलग अलग बैठक की गई थी। अब नया टास्क मिलेगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यूपी को पूरी तरह से यहां पर समझना चाहता है। बीएल संतोष को यह दौरा एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत है और यूपी में 29 और 30 जून को प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टी रणनीति तय करेगी और बीएल संतोष चुनाव के लिहाज से संगठन की जिम्मेदारी तय करेंगे। पार्टी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने वाली है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा क्लस्टर वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहा है। लखनऊ में सोमवार से 2 रूरल और 1 अर्बन क्षेत्र में ब्लॉक वाइज वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह हर दिन 18 से 44 साल के 14,250 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से जानकारी ली। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। 16 जनवरी से वैक्सीन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर, दूसरे चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। फिर बुजुर्गों के लिए अभियान चला है। 1 मई से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं भी पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। प्रदेश के अंदर आज से बृहद पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यद्यपि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला और इसके उपरांत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को
वैक्सीन देने का कार्यक्रम चलाया गया। वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे, आज से यहाँ 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यहाँ के साथ साथ प्रदेश के भी विभिन्न सभी जनपदों में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार ने जिस उदार मना से ये मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है, ये निश्चित ही प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमरौआ से अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीके से अदावत कोरोना को दावत है, इसलिए टीका जरूर लगवाएं। अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाई गई है। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों लोगों को का टीकाकरण हुआ है, जिसकी वजह से जो कोरोना की मारक क्षमता है वो कमजोर भी हुई है और कोरोना जो है वो खत्म होने के रास्ते पे जा रहा है। लेकिन हमें अगर टीके से अदावत कोरोना को दावत है, टीके से अगर किसी भी तरह की आशंका अफवाहों के आधार पर हम दूरी बनाएंगे तो वो कोरोना को हम निमंत्रित करेंगे, दावत देंगे। इसीलिए हमने कहा कि टीके से अदावत कोरोना को दावत, जान है तो जहान है। इसलिए कोरोना टीका लगाएं, कोरोना भगाएं, ये एक अभियान है और आज पूरे देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। तमाम धर्मगुरुओं, समाज के सभी जो धर्मगुरु हैं वो सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपीलें आज जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे तमाम आ जा रही हैं। जान है जहां है तो जहान है के को लेकर के उसके साथ ही साथ जो है वो फिल्म और कला के क्षेत्र से जो लोग बहुत जुड़े हुए हैं, नामचीन लोग हैं, उनकी भी अपील आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से देश से की जा रही है। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में राज्य मंत्री और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग से संबंधित कई समस्याओं को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की है।
इस मीटिंग में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यहां पर मौजूद रहे। मीटिंग में जनपद के उद्यमियों ने विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं को उच्च अधिकारियों और राज्य मंत्री के सामने रखा है। कई समस्याओं और शिकायतों पर एमडी अरविंद मलप्पा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से जवाब भी तलब किए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर में काफी समय से इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग चल रही है। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे बिजली लगातार दी जा रही है, लेकिन यहां लगातार ट्रिपिंग की वजह से समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर पश्चिमांचल के एमडी को यहां बुलाया गया। कोरोना ने अपनी दूसरी लहर के दौरान किस प्रकार से अपना कहर ढाया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बीमारी के इस भीषण काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनों को किसी न किसी बीमारी की वजह से खो दिया है। मौत की वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक बात तो सामान्य है कि ये कोरोना का कहीं ना कहीं प्रकोप मरने वालों के पीछे की वजहों में शामिल रहा है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित शमशान स्थल को कोविड से ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चयनित किया गया था। जानकारी के मुताबिक अप्रैल और मई के महीनों में इस शमशान स्थल में 418 अंतिम संस्कार हुए। उससे भी बड़ी बात यह कि यहां पर अभी भी 90 से 100 के करीब अस्थि के लिए कलश और परिजनों का इंतजार है। विसर्जन के लिए इन अस्थियों को अपनों का कितना और इंतजार करना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता है। मैनपुरी में कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तन बनाने का अनोखा यंत्र तैयार किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों के इस्तेमाल कर पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ गंभीर बीमारियों को दावत देते हैं। हमारे पर्यावरण और दोनों के लिए ये घातक हैं। आपको बताएं, जनपद के कुछ युवा कुम्हारों ने ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत जल्दबाजी होती है। आपको बताएं कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और कुम्हारों का यह भी कहना है कि इसमें मुनाफा कम है, लेकिन वो इस काम को पर्यावरण ठीक रखने के साथ साथ अपने और अपने सहयोगियों की जीविका के लिए करते हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहे, दूषित ना हो। ये बाज़ारों में जो प्लास्टिक के प्लेट थाली कुल्हड़ बिक रहे हैं, उसकी जगह माटी की कुल्हड़ प्लेट थाली बिके तो इससे पर्यावरण शुद्ध होगा। जो दावतों में चल रही हैं आजकल, इनसे बीमारियां ज़्यादा, पॉलीकार्बोनेट चल रही है, इससे बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। पर्यावरण सही रहे तो इसके लिए आप कर रहे हैं जी। तो आपको इसमें लाभ की क्या स्थिति रहती है, फायदा कैसा होगा? लाभ तो इसमें कम ही है, लाभ नहीं ज़्यादा है। मेहनत जिस तरह से मेहनत है उस हिसाब से लाभ नहीं है। वहीं महाराजगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन तमंचा महाराजगंज में सफल हुआ है। कोतवाली पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 देसी तमंचे बरामद किए। दरअसल पुलिस को हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथियों को तमंचे की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 7 312 बोर के देसी तमंचे और 3 315 बोर के तमंचे बरामद किए। इन आरोपियों के कब्जे से 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। ऑपरेशन तमंचा के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जिनके पास अलग अलग तमंचे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। एक संदेश और एक राजेंद्र, इन दोनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ। जब इनसे पूछताछ हुई कि ये तमंचा आपने कहाँ से खरीदा, तो इन्होंने राम सुरेश नाम के एक व्यक्ति का नाम बताया जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। जब उसके यहाँ पुलिस द्वारा दबिश दी गई और तलाशी ली गई तो उसने छप्पर में छुपा के 7 तमंचे रखे हुए थे। ये इस प्रकार कुल 10 तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें से 7 12 बोर के हैं और 3 315 बोर के। सर, कुछ पुलिस टीम को इनाम भी दी जाएगी? हाँ, पुलिस टीम ने अच्छा कार्य किया है, उनको नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में सरकारी जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे जारी हैं। एक परिवार ने नगर पंचायत की आड़ में सरकारी जमीन का बंदर बांटकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इसके चलते वो तहसील कर्मियों से सांठगांठ कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने का धंधा कर रहा है। आपको बता दें कि मामला कस्बा बुढ़ाना की नगर पंचायत का है, जहां एक ही परिवार के भूमाफियाओं ने कस्बे की सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। अधिकारियों को शिकायत करने पर अधिकारी तहसील अधिकारियों को या नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को अवैध कब्जे को हटाने के आदेश देते रहे, लेकिन अधिकारी आज तक भी अवैध कब्जा नहीं हटा सके।
हमने शिकायत यहाँ पे लगभग 20-20 बीघे के 30-30 बीघे के बंजर के नंबर हैं, जो पुजावे, जोड़, तालाब, नाले खाले सब पे कब्जा करा दिए गए, कुछ बेच दिए गए। हम 7-8 साल से बराबर शिकायत करते आ रहे। एक भू माफिया है और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा कब्जे कराए जा रहे, उसने आज तक कोई भी कब्जा खाली नहीं करा। लगभग जिसकी कीमत जो है मार्केट में 500-600 करोड़ रुपए ज़मीन की है, ईओ साहब ने, नगर पंचायत अधिकारी ने आज तक एक भी कब्जा मुक्त नहीं करा। अभी कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना है कि नगर पंचायत बुढ़ाना की कुछ ज़मीनों पे कुछ लोगों द्वारा अवैध करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में मेरे द्वारा अभी अधिशासी अधिकारी बुढ़ाना से बात भी की गई और उन्हें जो भी सहयोग तहसील का चाहिए, तहसील का सहयोग लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एंटी भू माफिया के अंतर्गत जो सरकारी ज़मीन है उसका चिन्हांकन कराते हुए तत्काल अवैध कब्जे हटवाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। यूपी में कोरोना संक्रमण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में सिर्फ 213 संक्रमित सामने आए। वहीं महोबा जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला। कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ जानकारी दी गई, आप भी देखिए। 478 लोग जो हैं वो आज ठीक होकर या तो अस्पताल से घर गए हैं या वो घर में ही ठीक हो गए हैं। इस प्रकार कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 4163 हो गई है। पिछले 2 माह में 2 माह से भी कम समय में ये बहुत बड़ी गिरावट कोरोना के कुल मामलों में आई है, जहां 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले थे, वहां आज ये घट के 4,163 रह गए हैं। ये कमी जो इतनी तेजी से कमी आई है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है, जिसमें कि 3T का फार्मूला, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो 2 अभिनव प्रयोग किए गए, आंशिक कोरोना कर्फ्यू और निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर सर्वेक्षण, और इसके साथ साथ जो तेजी से टीकाकरण की कार्रवाई की गई, ये सब मिलाकर इन सब रणनीतियों का एक रणनीति जो इसका परिणाम है कि आज प्रदेश में केवल 4,163 मामले हैं और प्रदेश के 18 जनपदों में एक भी नया संक्रमण का मामला नहीं आया है और 52 जनपदों में सिंगल डिजिट में, इकाई में ही ये नए मामले आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में संक्रमण की दर जो है काफी घट रही है और ये जैसे मैंने बताया 3T और जो रणनीति कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर सर्वेक्षण और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण को तेजी से जो लागू किया गया, उसका ये परिणाम है कि आज प्रदेश में इतने कम मामले हैं। जहां पर कि देश के अन्य हिस्सों में, अन्य प्रदेशों में, जिनकी ऐसे प्रदेश जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से आधी या 1/4 भी है, वहां पर प्रतिदिन 10,000 के आसपास जो है वो मामले आ रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 आ रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4,163 जो हैं ये मामले हैं। यहाँ ये भी बताना है कि प्रदेश में जो टेस्टिंग है, जैसे मैंने बताया ट्रेसिंग, जो ट्रेस का कार्य हो रहा था, वो पूरी जो हमारी निगरानी समितियां घर घर जा रही हैं और ये कार्य लगभग साल भर से बहुत तेजी से चल रहा था, उसे 5 मई से विशेष अभियान के अंतर्गत गांव में भी जो है एक एक घर में जाके वो लक्षण युक्त जांच कर रहे हैं, उनका वहां पे एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट कराने पर यदि लक्षण होने पर भी नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट कराया जा सकता है। लगभग 17 करोड़ 21 लाख की जो जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं, घर घर पहुंचकर इस जनसंख्या का हालचाल लिया है। इनमें से जो संक्रमित पाए गए हैं उनका इलाज कराया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार घर घर जाकर जो है वो तलाश रही है और यही एक कारण है कि जो है संक्रमण को रोकने में सफलता मिल रही है। दूसरा जो था टेस्ट में मैं बताना चाहूंगा कि इतने कम मामले होने पर भी 213 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई है। कल 2,21,000 टेस्ट हुए हैं
और अब तक मिला के 5,54,00,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आने की जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.1% रह गया है। और अभी तक जितने भी लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था उनके ठीक होने की प्रतिशत भी अब बढ़कर 98.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक संक्रमण जो है कोरोना के संक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है वो सफलता है। वहीं सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर देवबंद के बिजली घर पर किसानों की विद्युत समस्याओं को लेकर धरना दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला महामंत्री हाजी मोहम्मद अब्बास ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा किसानों की विद्युत संबंधी कोई भी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। इसके चलते किसान लगातार परेशान हो रहा है। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा में सिल्ट बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के चलते कैनाल को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून की रात या 22 जून को पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी और सिद्धार्थ विहार में जल सेवा बंद रहेगी। वहीं सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने विरोधी प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता के इशारे पर उन्हें विपक्षी प्रत्याशियों द्वारा लगातार धमकियां दी जाती हैं। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अर्चना के शिकायती पत्र पर उन्हें आश्वस्त किया है कि चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष होगा। एसपी ने कहा कि हर जिला पंचायत सदस्यों की तरह उन्हें भी 2 पुलिस के सुरक्षाकर्मी दिए गए। जितने भी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, अच्छा भैया, सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे साथ हर समय हर वक्त खड़े हुए हैं और अभी भी मेरे समर्थन में हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूं कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। जिला सुल्तानपुर के जितने भी विधायक हैं पूरे ज़िले के, वो विकास करने के लिए आते हैं, ना कि किसी से बदला निकालने के लिए आते हैं। और मेरे लिए पक्षपात जो हो रहा है, मैं वही एसपी साहब से अपनी रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैं इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ और मुझे लड़ने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अच्छे से लड़े, और ये भी सामने मेरे जो भी मेरे विरोधी हैं, मैं किसी से डरने वालियों में से नहीं हूँ। मेरे पास जो भी हैं सारे समर्थक मेरे पास हैं और मैं जीत के आ रही हूँ, मुझे इतना विश्वास है। माननीय सांसद महोदया और सूर्यभान सिंह जी सुल्तानपुर सदर के विधायक, उनके लिए मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, इसलिए मेरे पे कोई भी पक्षपात या मेरे से बदला लेने की भावना से काम ना करें। कन्नौज में एक मामला सामने आया है जहां प्रधान पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी प्रशांत वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।